वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इकोनॉमी के जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या सेट ऑफ टॉपिक्स के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे, वो हाल ही में रिलीज हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो कि बेस्ड हैं हमारे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, जो कि बेस्ड है हमारे जीडीपी, अर्थव्यवस्था और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेसिकली बेरोजगारी के ऊपर। आज हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया की अभी की जो हालत है वो बाकी एशियन कंट्रीज के साथ किस तरीके से स्टैकअप करती है। दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है। हाल ही में अगर आप देखें तो इंडियंस बड़े ही चिंतित या बहुत ज्यादा वरिड दिखाई दे रहे हैं जब बात आती है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि किस रेट के साथ अलग अलग चीजों के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप मई का इन्फ्लेशन रेट देखें तो क्या होगा। अगर आप मई का इन्फ्लेशन रेट देखें जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई जिसको बोला जाता है, उसके हिसाब से मई का इन्फ्लेशन रेट है 6.3%। तो आप सोच रहे होंगे अगर 6.3% है तो दिक्कत क्या है। बहुत बड़ी दिक्कत है। जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या आरबीआई की जो मॉनेटरी कमेटी है, उनका जो हायर टारगेट था कि 6% से तो किसी भी हालत में इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे भी ये लगभग 30 बेसिस पॉइंट या मतलब 0.3% ज्यादा है। लोअर टारगेट से तो कहीं ज्यादा है, लेकिन अपर टारगेट से भी इन्फ्लेशन ज्यादा है दोस्तों। साथ ही साथ जून का भी डेटा मुझे लगता है अब कुछ दिनों में आने वाला है, और ये डेटा पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आरबीआई अगस्त में बैठक करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए या रीअलाइन करने के लिए। और पब्लिक अटेंशन है पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, खासतौर से जो ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैसोलीन हो, इनके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इनसे भी लोगों में विशेष चिंता देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, इनके बढ़ने के दो मेजर रीजंस हैं। पहला कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और मैं तो 10 साल ऑयल इंडस्ट्री में रहा हूं आईएएस बनने से पहले, तो जो मेजर पार्ट है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन का, लगभग 80% से भी ज्यादा वो ऑयल हम अपने देश में प्रोड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट उस ऑयल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। वो देश मिडिल ईस्ट हो सकते हैं, वो देश रशिया हो सकते हैं, वो देश हाल ही में यूएस हो सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हो सकती हैं, जहां पे ऑयल अबंडेंस में मिलता है। तो जब इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की लगातार बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका बेसिकली इंपैक्ट पड़ेगा जब पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल भरवाने जाऊंगा, जो रिटेल उसकी प्राइस होगी उस पर भी। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे डीजल और पेट्रोल की रिटेल प्राइसेस लगातार हमेशा से ज्यादा रही हैं, वो है कि जिस तरीके से हम हमारे ऑयल प्रोडक्ट्स को बेसिकली टैक्स करते हैं। ऑयल प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, और ना ही लिकर है, शराब है। अब बात कर ले हम इंटरनेशनल सिनेरियो की। अगर आप अप्रैल 2020 में चले जाएं, जब लॉकडाउन जस्ट लागू हुआ ही था, कोविड ने कहर बरपाना शुरू किया, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मोबिलिटी बंद हो गई, तो ऑयल की जो डिमांड थी लगातार गिरती चली गई। उसकी वजह से एक टाइम तो ऐसा आया जो पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि ऑयल की प्राइसेस $0 से भी नीचे गिर गई, नेगेटिव में चली गई। मतलब आप फ्री में ऑयल ले लीजिए, लेकिन जल्दी ही रिकवर किया क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था, और अप्रैल में लगभग $20 पर बैरल की रेट स्टेबल हो गई। आज क्या रेट होगी क्रूड ऑयल की? मैंने तो 10 साल क्रूड ऑयल खेला है, ड्रिलिंग इंडस्ट्री में मैं पहले था। आज की रेट है $20 ए बैरल से बढ़ के $65 ए बैरल, मतलब लगभग 3-3.5 गुना। लेकिन क्या ये $65 एबनॉर्मल रेट है, कुछ ज्यादा ही है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई थिंक 2004-5 के आसपास ये रेट $140 पर बैरल तक पहुंच गई थी, और तब हमारी जो रिटेल के बेसिकली प्राइसेस हैं, चाहे वो पेट्रोल के हों चाहे वो डीजल के हों, उस वक्त लगभग 70-80 रुपए पर लीटर के आसपास पावर कर रहे थे। तो अभी की जो रेट है, सर्टेनली
लोगों को एक्सेसिव लग रही हैं और ये मेजरली पुश कर रही हैं हमारी महंगाई दर को, हमारे इन्फ्लेशन को। अब कुछ आंकड़े मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि अगर ऑयल प्राइसेस 10% मान लीजिए बढ़ जाती हैं, मान लीजिए ऑयल प्राइस पहले $50 पर बैरल थी और अगले हफ्ते बढ़कर ये 10% बढ़ के $55 पर बैरल हो जाती हैं, तो इनका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या फर्क पड़ता है? इनका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर डबल तरीके से फर्क पड़ता है। अगर 10% इंक्रीज होता है ऑयल प्राइसेस पे, तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉल करती है 20 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.2 परसेंटेज पॉइंट्स। और जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो लगभग 4 गुना बढ़ती है, वो बढ़ती है लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स। तो इतना फर्क है हमारे ऑयल प्राइसेस का हमारे इकोनॉमी पे, हमारे इन्फ्लेशन पे। आप ये टेबल जरा देखें, इस टेबल में अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड। इंडिया का अगर आप देखें, जो कि रेड से बेसिकली हाईलाइटेड है, तो जब 10% ऑयल प्राइस राइज होता है तो इंडिया ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बाय 20 बेसिस पॉइंट, 0.2%। और इंडिया ही वो देश है फिलीपींस के साथ जिसके इन्फ्लेशन पे भी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है बाय 40 बेसिस पॉइंट या 0.4%। सिमिलरली अगर आप चाइना का देख लें तो 10% अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो चाइना की जीडीपी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, उसका जो इन्फ्लेशन है वो भी सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट ही बढ़ेगा। वहीं आप हांगकांग देख लें, जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं, इन्फ्लेशन सिर्फ 0.07% बेसिस ही बेसिकली बढ़ेगा। इस तरीके से आप बाकी भी कंट्रीज देख लें तो क्लियरली इस टेबल से निकल के आता है कि ऑयल प्राइस बढ़ने से, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इंपोर्टेड ऑयल पे, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्क्यूड है या अनबैलेंस्ड है व्हेन इट कम्स टू ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। चीजें और भी गड़बड़ हो गई इसलिए क्योंकि जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम आपको बताएंगे, ये पहले से ही जब ऑयल प्राइसेस कम भी थी तब भी टैक्स की वजह से ऑयल प्राइसेस, हमारी रिटेल ऑयल प्राइसेस या पेट्रोल पंप पे जो भरवाने जाता हूं, जिस कीमत पे मुझे ऑयल मिलता है, हमेशा से ज्यादा रही है। आप जनवरी 2020 का देख लें, जनवरी 2020 में जो ऑयल प्राइस थी लगभग $64 पर बैरल थी और मार्केट में जब मैं भरवाने जाऊंगा पेट्रोल पंप पे तो लगभग 75 रुपए में मैं पेट्रोल भरवा सकता हूं 1 लीटर और 68 रुपीज में डीजल। अब आप आ जाइए मई 2020 में, तो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस $64 से गिरकर हो गई 29 या $30 के आसपास, लेकिन उसका फायदा इंडियन कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाया हमारे हाई टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से। तो जब $64 इंटरनेशनल प्राइस थी, रिटेल प्राइस 75 रुपीज थी पेट्रोल की, जब वो गिरकर $29 पे आ गया तब भी हमारी रिटेल प्राइस 71 रुपीज थी। तो मतलब जो पॉजिटिव इवेंट्स हुए पिछले साल जिसमें क्रूड ऑयल की प्राइस बेसिकली गिर गई, तो अलग अलग कारणों से, टैक्सेशन की वजह से उसका पूरा फायदा कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम कुछ नंबर्स देख लें टैक्सेशन का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है, ये 1 जुलाई 2021 ये HPCL ने बेसिकली पुट टुगेदर की है कि जो रिफाइंड पेट्रोल है वो डीलर को, मतलब पेट्रोल पंप डीलर को लगभग 39.33 रुपीज का पड़ता है, डीजल पड़ता है लगभग 41.78 रुपीज का। उसके ऊपर पेट्रोल की अगर हम बात कर लें तो 39 रुपीज का पेट्रोल जो डीलर को पड़ता है उस पर फिर लगभग 33 रुपीज का एक्साइज टैक्स लगता है। उसके बाद लगभग 3.8 रुपीज का डीलर कमीशन जाता है, उसके बाद लगभग 22.82 का वैट लगता है। तो 40 रुपए की चीज, 39 रुपए की चीज फाइनली कंज्यूमर को, मतलब हमको पेट्रोल स्टेशन पे 99 रुपीज के आसपास मिलती है। मतलब 40 रुपए पे 60 रुपए का लगभग मोटा मोटा अगर आप देखें तो टैक्स लग जाता है। डीजल पे जो लगभग 42 रुपीज का पड़ता है उस पे भी लगभग कितने रुपए का टैक्स लगता होगा? लगभग मैं कहूंगा मोटा मोटा अगर आप देख लें तो लगभग 50 या 48 रुपीज का बेसिकली टैक्स लग जाता है। मतलब जितने का उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है
डीलर को उससे कहीं ज्यादा तो हमारे टैक्स की वजह से बेसिकली उसकी रेट बढ़ जाती है। तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ रही है, उसका इंपैक्ट, दूसरा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है हमारा ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स पे, उसकी वजह से भी एक मेजर प्रॉब्लम लगातार जनरेट हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार जो इन्फ्लेशन हमारा है 6.3% मई में, जो आरबीआई का टारगेट था 6% हायर, उससे भी 30 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो क्या सिर्फ ये सारा का सारा ये ऑयल प्राइसिंग की वजह से हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जनरल ट्रेंड हमको देखने में मिल रहा है कि पिछले 4-5 महीने में, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों या नॉन फूड प्रोडक्ट्स हों, दोनों में ही लगातार बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। और नोमुरा जो कि कंसल्टिंग एजेंसी है, इन्होंने कहा कि इंडिया की सिचुएशन बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले बेहद ही खराब दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का एवरेज देख लें तो चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग हो, मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, पल्सेस हो, शुगर हो, स्पाइसेस हो, बेवरेजेस हो, प्रिपेयर्ड मील्स हो, सभी की एवरेज प्राइसेस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप एशियन पीयर्स के इसको कंपेयर करें तो एशियन पीयर्स की इतनी बुरी हालत नहीं है दोस्तों। इस टेबल को जरा आप देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन में इंडिया इज एन आउटलायर, मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिल रहा है। किसी भी और एशियन कंट्रीज ने अभी तक या आने वाले टाइम में ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ऐसी सिचुएशन जो इंडिया में अभी बेसिकली चल रही है, किसी भी एशियन कंट्री को फेस करनी पड़ेगी दोस्तों, कि हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर लेवल्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर आप इस टेबल को देख लें जिसमें एशियन कंट्रीज का हमारा कंपैरिजन है, तो 2020 की अगर हम बात देख लें तो हमारा जो रियल जीडीपी है वो श्रिंक हुआ, कम हुआ बाय 7 पॉइंट्स, -7%। वहीं आप जापान का देख लें तो -4.7, ऑस्ट्रेलिया का देख लें तो -2.4, चाइना पॉजिटिव मतलब ग्रोथ किया 2.3%, हांगकांग -6%, इंडोनेशिया -2.1%, मलेशिया -5.5%, सिर्फ फिलीपींस की हमसे बुरी हालत रही जिसका 9.6% रहा। 2021 में अच्छी बात यह कि 2021 और 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर नहीं आई, थर्ड वेव नहीं आई, तो हमारी रिकवरी काफी रैपिड तरीके से लगभग 9.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है। 2022 में लगभग 7.7% के आसपास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया का माना जा रहा है। लेकिन अगर आप बात कर लें इन्फ्लेशन की, तो 2020 में भी हालांकि हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी -7%, जो कि एशिया की सबसे खराब नेगेटिव ग्रोथ मानी जा रही है। अगर ग्रोथ नेगेटिव है तो इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ के साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन एशिया में सबसे हाईएस्ट रहा है 6.6%, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 में ये इन्फ्लेशन लगभग 5 to 5.6% की रेंज में रहेगा और 2022 में 5.3 to 5.6% की रेंज में रहेगा। इसका मतलब कि बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले हमारा इन्फ्लेशन लगभग 2 to 2.5 टाइम्स ज्यादा रहेगा। 2 से 2.5 गुना महंगाई दर लगातार हमारी बढ़ती चली जाएगी। अगर इसको आप कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, पर्टिकुलरली जैसे चाइना से हमको बड़ा शौक होता है कंपेयर करने का, तो 2020 में चाइना ने 2.3% पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ किया, लेकिन इन्फ्लेशन उसका सिर्फ 2.5% ही बढ़ा। और 2021 में जहां हमारा इन्फ्लेशन लगभग 5.5-6% बढ़ने की उम्मीद है, चाइना की सिर्फ 1.5%, 1.5% बढ़ने की उम्मीद है। सिमिलरली 2022 में जहां हमारा इन्फ्लेशन 5.3-5.6% बढ़ने की उम्मीद है, चाइना का सिर्फ 2.1% बढ़ने की उम्मीद है। मतलब एक तरफ तो हमारा ग्रोथ रेट सबसे खराब, दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन लगातार सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की कैटेगरी में काउंट होना शुरू हो गया है। और गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है कि ये एक ऐसा डबल वैमी है, डबल ट्रैप है, जिसका हमें जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन बेसिकली ढूंढना ही होगा। तो ये बात तो हो गई हमारी ऑयल प्राइसेस की, ये बात हो गई हमारी ग्रोथ की, ये बात हो गई हमारी बेसिकली इन्फ्लेशन की। अब हम बात कर लें जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम बात देख लें तो प्री कोविड टाइम्स, मतलब अगर हम 2019 का Q4 देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा एशिया में सबसे ज्यादा था, लगभग 7.6%, चाइना का लगभग 5.1%, इंडोनेशिया का लगभग 4.9%, और आज का हमारा जो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है वो है लगभग 9.2%, जो कि एशिया में सबसे खराब है। आप टोटल अनएम्प्लॉयमेंट भी देख लें तो इंडिया में सबसे ज्यादा टोटल एब्सोल्यूट अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो एक तो हमारी दिक्कत रही, इन्फ्लेशन ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कम है, साथ ही साथ हमारी जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। अब बात हो जाए जो इस टेबल का राइट हैंड कॉलम है, राइट मोस्ट कॉलम है, जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिया गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता क्या है, हमने इनफैक्ट एक बहुत डिटेल लेक्चर पहले बनाया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है कि ऐसे लोग जो कि वर्किंग एज मतलब 15 ईयर से 59 ईयर्स के ब्रैकेट में आते हैं और जो चाहते हैं कि हम वर्क फोर्स का पार्ट बन जाएं, तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया का ऑलरेडी सबसे खराब सिर्फ लगभग 42-43% की रेंज में था, जो कि चाइना में लगभग 76% है, हांगकांग में लगभग 60% है, इंडोनेशिया में लगभग 70% है। मतलब हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एशिया में सबसे कम, सबसे खराब लगातार बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप बात कर लें कि जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है, वो एक्चुअल पार्टिसिपेशन भी हमारा कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होने के बावजूद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 9.2% है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 और 59 ईयर्स के ब्रैकेट में, वो पहले ही सिर्फ 43% लोग ही चाहते हैं कि हम कोई जॉब करें, और उन 43% में से भी 9.2% को चाहते हुए भी कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। वही अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज की बात देख लें तो उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, चाहे वो चाइना हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, 70-75% के आसपास है। मतलब बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, और उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमसे कहीं ज्यादा कम है। इसका मतलब इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है। तो इंडिया के सामने ये ट्विन चैलेंज, पहली बात तो हम लोगों को जॉब मार्केट में ला नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात जो थोड़े मोड़े जॉब मार्केट में आ रहे हैं सिर्फ 43%, उनमें भी हम 9.2% के आसपास लोगों को जॉब, अप्रोप्रिएट जॉब नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इश्यू हो गया है दोस्तों, और ये एक ऐसा चैलेंज है, मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ने इसका पहले से संज्ञान लिया है, कोशिश लगातार जारी है कि नए नए स्टिमुलस पैकेज एटसेट्रा एटसेट्रा के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को वापस से बढ़ाया जाए। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप और देख लें कि एब्सोल्यूट अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट, ये तो परसेंटेज हो गया कि 5%, 10%, 15%, तो अगर आप पैंडेमिक में देख लें, पहले से कम जॉब्स थे, पैंडेमिक की वजह से वो जो जॉब टोटल थे वो 5% और कम हो गए हैं, और ये 5% लगभग 22 मिलियन जॉब्स, 22 मिलियन का मतलब है लगभग 2.2 करोड़ जॉब्स इस पैंडेमिक की वजह से खत्म हो गए हैं। पहले से ही कम लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिनको जॉब मिला था उसमें से भी लगभग 2.2 करोड़ जॉब्स पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से अब खत्म हो चुके हैं। जीडीपी लगातार अब बढ़ना शुरू हो गई है। इससे हमको क्या पता चलता है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ जाना अपने आप नए जॉब्स क्रिएट करने में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है आपकी जीडीपी 10% से बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसी के अनुपात में, उसी के प्रपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इमीडिएटली अपने आप शुरू हो जाएगा, जब तक कि हम एज ए कंट्री कॉन्क्रीट स्टेप्स बेसिकली ना उठाएं अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट लेक्चर कि आज हमारी क्या हालत है एज ए कंट्री, अगर हम हमारे एशियन कंट्रीज के साथ बेसिकली कंपेयर करें। अब आप सोच रहे होंगे एशियन कंट्रीज के साथ ही क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है, चाहे वो
इकोनॉमिक सिचुएशन हो, सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो या ज्योग्राफिकल सिचुएशन हो, एशियन कंट्रीज के साथ मैचअप करना, उनके साथ कंपेयर करना ज्यादा सेंसिबल एक्सरसाइज है। तो इसीलिए एशियन कंट्रीज के मुकाबले हमारा इन्फ्लेशन 6.3 वन ऑफ द हाईएस्ट, हमारा जीडीपी जो श्रिंक हुआ 2020 में लगभग -7% वन ऑफ द हाईएस्ट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग 9.2% वन ऑफ द हाईएस्ट, और हमारा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है 2021 2022 वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट। इसके कई रीजंस हैं, हमारा चाहे टैक्स स्ट्रक्चर हो ऑयल प्रोडक्ट्स का, चाहे हमारा फूड और नॉन फूड आइटम्स का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो वो हो सकता है, हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन जॉब्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा आपको कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए काम आए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।